हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफेल एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग उद्देश्य सूचक सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे, जिसमें सो दैट इसके बाद जो क्लॉज प्रयोग होता है उसमें किसका प्रयोग करेंगे, किस मॉडल का प्रयोग करेंगे ये सीखेंगे। लिस्ट के प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जो क्लॉज आएगा उसमें किस मॉडल का प्रयोग करेंगे ये सीखेंगे, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग गलती करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग उद्देश्य बताने के लिए करते हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस है वह परिश्रम करता है जिससे कि पास कर सके या पास करे। तुरंत प्रस्थान करो जिससे कि ट्रेन पकड़ सको। इसे लिख लो जिससे कि भूल न जाओ। इस तरह के सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में क्या होता है, कोई कार्य होने की चर्चा होती है, और दूसरे भाग में उस क्रिया का उद्देश्य या रिजल्ट पर प्रकाश डाल जाता है। यानी दूसरे भाग में जो फर्स्ट क्लाउज में जो एक्शन होता है उसका परिणाम बताता है। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सीखेंगे। तो इस तरह के वाक्य में जो ये आता है, जिससे कि, ताकि या कि, इन शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं हम दैट, सो दैट या लिस्ट का ही प्रयोग करते हैं। इस तरह के वाक्य में जब सो दैट या दैट का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ जो क्लाउज आता है उसमें जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं मे का या माइट का। यस, प्रेजेंट रहेगा तो मे का, पास्ट रहेगा तो माइट का। चूंकि आप लोग को हम बता चुके हैं कि माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, इसीलिए जब पास्ट पे रहेगा तो माइट का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट पे रहेगा तो मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट, उसके बाद क्लाउज, उसके बाद जो जिससे कि या जिससे कि नहीं जो वर्ड आता है उसके लिए प्रयोग करेंगे दैट या सो दैट या लिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्लाउज। अभी हम आपको बताए हैं कि अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं रहेगा तो हम लिस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ प्रयोग कर सकते हैं सो दैट या दैट का, क्योंकि लिस्ट इक्वल टू मे या माइट प्लस नॉट, यानी जिससे कि नहीं, यानी यह नेगेटिव वर्ड होता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम नेगेटिव क्लॉज में करेंगे। ठीक है, इसके आधार पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लेस्ट के साथ नॉट का प्रयोग कर देता है जिसे आप लोगों को पकड़ना रहता है, समझना रहता है, क्योंकि लेस्ट नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल। वह परिश्रम करता है जिससे कि या ताकि पास कर सके। यह नेगेटिव वर्ड नहीं है लास्ट में, इसीलिए यहां पर लिस्ट का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही वर्क्स हार्ड सो दैट या दैट ही मे पास। यहां पर मे का प्रयोग हम किए हैं, लिस्ट का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि यहां नेगेटिव वर्ड नहीं है, यहां नेगेटिव क्लॉज नहीं है, इसीलिए। दूसरा देखिए, तुरंत प्रस्थान करो जिससे कि या ताकि ट्रेन पकड़ सको। यहां भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसीलिए यहां भी हम लिस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो तुरंत प्रस्थान करो यह एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इसका शुरुआत हम वर्ब से करेंगे। स्टार्ट मतलब होता है प्रस्थान करना, और एट वंस एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है तुरंत। तो स्टार्ट एट वंस मतलब तुरंत प्रस्थान करो। अब हम आपको बता चुके हैं कि ताकि या जिससे कि नहीं कि हम प्रयोग करते हैं दैट या सो दैट का, इसलिए यहां पर हो जाएगा सो दैट यू मे कैच द ट्रेन, ताकि आप ट्रेन पकड़ सको। ठीक है, थर्ड देख लीजिए, इसे लिख लो जिससे कि या ताकि भूल नहीं जाओ। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको यह समझना होगा कि यहाँ नेगेटिव क्लॉज आ गया है। तो नेगेटिव क्लॉज जहां आ गया है वहां पर हम लिस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। यहां पर हम लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह क्लॉज आगे में नेगेटिव क्लॉज है। तो नेगेटिव क्लॉज में हम लिस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं, या सो दैट या दैट के साथ मे नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे हम दोनों तरीका से सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो पहले देखिए, इसे लिख लो, यहां लिखने के लिए नोट डाउन का प्रयोग कीजिए। तो क्या हो जाएगा, नोट इट डाउन, इसे लिख लो ताकि भूल ना जाओ या जिससे कि तुम भूल ना जाओ। लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट। एक बात और ध्यान देना पड़ेगा, जब भी लेस्ट का प्रयोग करते हैं
तो उसके साथ जो क्लॉज आता है उसमें एज ए मॉडल शुड का प्रयोग होता है, किसी और मॉडल का नहीं। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, नोट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट। चूंकि यह नेगेटिव क्लॉज है और लिस्ट का मतलब होता है जिससे कि नहीं, तो इसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए लिस्ट यू शुड फॉरगेट इट सही है। अगर हम ये कहते हैं लिस्ट यू शुड नॉट फॉरगेट इट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट इज ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड। दूसरा आप ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, नोट इट डाउन सो दैट यू मे नॉट फॉरगेट, रिमेंबर एंड फाइंड द डिफरेंस। यहां पर क्या है, जब सो दैट का प्रयोग किए हैं तो यहां पर मे नॉट का प्रयोग किए हैं। हम बता चुके हैं जो सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जो बताया था लिस्ट का प्रयोग, वो क्या है, नेगेटिव वर्ड है। इसीलिए लिस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किए हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब हम लिस्ट का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ उस क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग होता है, मे और माइट का नहीं। ये देखिए लिस्ट है, लिस्ट मतलब होता है जिससे कि नहीं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। लिस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब लिस्ट का प्रयोग हम करेंगे तो उसके साथ उस क्लॉज में शुड का प्रयोग करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जो आपको यहाँ पर हम बताए हैं। लेस्ट यू शुड फॉरगेट, क्योंकि लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड हो गया, इसीलिए साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। बहुत बार आप पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। आपको यह समझना है अभी कि वहां पर सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन का प्रयोग क्यों होता है। इसके लिए सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, अर्थात इस दोनों में क्या अंतर है। तो आइए सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझते हैं। पहले हम बता चुके हैं कि ट्रांजिटिव मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव मतलब होता है अकर्मक क्रिया। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है बिना किसी प्रीपोजिशन के, लेकिन अगर हम इंट्रांजिटिव का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा तो उससे पहले मुझे प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर कहते हैं कि आई स्लीप द बेड, तो गलती हो जाएगा, क्योंकि स्लीप क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए कहना पड़ेगा आई स्लीप इन बेड। लेकिन जब हमको इट का प्रयोग करते हैं, इट मतलब होता है खाना, यह ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे तो उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एक आम खाता हूं, आई ईट ए मैंगो, यहाँ पर मैंगो के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं किए हैं। यही अंतर है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। कि जब इन्फिनिटिव का प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए हो और वह इन्फिनिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसके साथ प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है सेंटेंस के लास्ट में भी, क्योंकि वो जो प्रीपोजिशन रहता है इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट उसे पहले ही प्रयोग कर दिया जाता है। इसी कारण से उस इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। अब आइए एग्जांपल देखते हैं। मैं लिखने के लिए कलम खरीदी, यहां पर खरीदना क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, तो क्या हो जाएगा, आई बाउट ए पेन। क्योंकि यहाँ ए पेन से पहले हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बाय क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब उसके बाद क्या है, टू राइट विथ, यहां गौर कीजिए, बाउट ए पेन, बाउट के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन कौन सी के लिए पेन खरीदे हैं, तो लिखने के लिए। राइट क्या है, लिखना है, तो राइट विथ ए पेन होता है। यहां पर राइट क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो चूंकि सेंटेंस का इंड हम इंट्रांजिटिव वर्ब से साथ करते हैं और उससे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं उसका, इसी कारण से इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हो जाएगा इसका, आई बाउट ए पेन टू राइट विथ। वह रहने के लिए घर बनाया, तो यहाँ क्या हुआ, वह घर बनाया, सिंपल वर्ड सेंटेंस है, बता देंगे ही बिल्ट ए हाउस। अब क्या है, रहने के लिए, तो रहने के लिए अंग्रेजी होता है टू लिव। टू लिव क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है,
इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब जब टू लीव के बाद अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो उससे पहले हमको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि मैं घर में रहता हूं तो क्या कहेंगे, आई लिव इन हाउस। तो लिव का इनका प्रयोग किए हैं, उसके बाद हाउस का प्रयोग किया। तो हाउस क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और लिव क्या है, वर्ब है। तो देख लीजिए आप, जब लिव के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए हैं तो उससे पहले हमको प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना पड़ा है। यहाँ पर क्या इस सेंटेंस में क्या है, घर बनाए हैं, हाउस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है बिल्ट का, लेकिन जो उसके बाद जो इन्फिनिटिव प्रयोग है टू लिव, उसका भी ऑब्जेक्ट ये हाउस ही है। घर बना रहे हैं किस चीज के लिए, रहने के लिए, तो रहने का प्रयोग होता है टू लिव, जो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो अगर टू लिव को हम जोड़ेंगे हाउस के साथ तो क्या हो जाएगा, टू लिव इन हाउस। इसी कारण से जो प्रीपोजिशन हाउस के पहले टू लिव के बाद आना चाहिए उसका प्रयोग हम टू लिव के बाद करते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा, ही बिल्ट ए हाउस टू लिव इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बैठने के लिए कुर्सी है, ठीक है, तो पहले बनाइए कि कुर्सी है, तो उसे क्या हो जाएगा, देयर इज ए चेयर। अब क्या है कि बैठने के लिए, तो बैठने के लिए क्या होता है, टू सिट। तो सिट क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो अगर सिट के बाद हम अगर प्रयोग करते हैं कुर्सी का तो क्या होगा, कि मैं कुर्सी पर बैठता हूं तो क्या होता है, आई सिट ऑन ए चेयर होगा। तो इसी कारण से चूंकि चेयर का प्रयोग पहले हो चुका है और उसी के संदर्भ में प्रयोग हो रहा है टू सिट का, और टू सिट इंट्रांजिटिव वर्ब है जो लास्ट कर रहे हैं, इसी कारण से उसके बाद हमको प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो चेयर जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है टू सिट का भी। कुर्सी किस लिए है, बैठने के लिए, तो द चेयर इज टू सिट ऑन, कुर्सी है बैठने के लिए, सिट ऑन ए चेयर होता है ना, इसी कारण से। चूंकि लास्ट लेटर क्या है, वही सिट है जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए ऑन का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा। अब इसे देखिए, लिखने के लिए स्याही नहीं है, तो पहले बनाएंगे स्याही नहीं है तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो इंक। अब क्या है, लिखने के लिए तो टू राइट। अब स्याही से जो लिखते हैं उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, टू राइट इन इंक होता है। ध्यान दीजिए, अगर हम कहते हैं कि कलम से लिखता हूं तो होता है राइट विथ ए पेन, लेकिन अगर हम कहते हैं इंक से लिखते हैं तो राइट इन इंक होता है। ध्यान रखिए, जब राइट के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए तो उसके पहले हम इन का प्रयोग करते हैं लिखने के सेंस में, और जब राइट के बाद काउंटेबल नाउन आए तो वहां पर हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, कलम क्या है, काउंटेबल नाउन, इसीलिए यहां पर हम विथ का प्रयोग करेंगे, राइट विथ ए पेन। अगर हम कहते हैं कि वह इंक से लिखता है तो इंक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए यहां पर हम विथ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, राइट इन इंक। कि अगर हम बोलते हैं कि वह पेंसिल से लिखता है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, तो पेंसिल जो है काउंटेबल भी है अनकाउंटेबल भी है, तो बहुत जगह पर मिल जाएगा, ही राइट इन पेंसिल भी होता है, ही राइट विथ ए पेंसिल भी होगा। तो जब ए लगेगा तो विथ होगा, और जब ए नहीं लगेगा तो इन होगा। पेंसिल के पहले इन का प्रयोग भी होगा और विथ का भी होगा। इन का प्रयोग तब होगा जब हम सीधा पेंसिल कहेंगे, अनकाउंटेबल बनाएंगे, और जब उसको हम काउंटेबल बनाएंगे तो विथ ए पेंसिल होगा, करेक्ट। अब जो है सो कुछ शब्द बता रहे हैं जिसे ध्यान से सुनिए, बहुत ही प्रयोग में आता है और इसके आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। वो है विथ ए व्यू टू, जिसका अर्थ होता है कुछ करने के उद्देश्य से या कुछ करने के लिए। एम एट, पता है एम मतलब होता है निशाना बनाना, निशाना करना। तो एम एट मतलब किसी चीज को उद्देश्य रख के या किसी चीज को लक्ष्य बना के कुछ करना। तो एम के बाद प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है, उसके बाद या तो नाउन का प्रयोग कीजिए, या अगर वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा रूप वर्ब प्लस आईएनजी। ये जो टू एम एट है ना, देखिए टू एम एट प्लस V4, इसका मतलब हुआ कुछ करने के लक्ष्य या उद्देश्य से। तो यानी एम एट के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं या V4 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विदाउट एनी पर्पस। पर्पस या एम मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य,
तो बिना किसी उद्देश्य के या बिना किसी लक्ष्य के, जैसे कहते हैं ना कि ही इज रनिंग विदाउट एनी पर्पस या विदाउट एनी एम, माने बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के वह इधर उधर घूम रहा है। नेक्स्ट है वर्ब प्लस एमलेसली। एमलेसली या एट रैंडम, इसका मतलब होता है यो ही, बिना किसी पर्पस के, यानी सबका मीनिंग लगभग एक ही है। वह बिना उद्देश्य के या वह बिना लक्ष्य के बॉल को मार रहा था, मतलब ही वॉज किकिंग द बॉल एमलेसली। एम कुछ था नहीं और बॉल को मार रहा था। ही वॉज किकिंग द बॉल एट रैंडम। एट रैंडम मतलब होता है कि बिना किसी लक्ष्य का, बिना किसी उद्देश्य का। एट रैंडम या एमलेसली, उसका मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के या यो ही अचानक। अब इसका अनुवाद कुछ वाक्य करके बताते हैं। उससे पहले एक और वर्ड है इज प्लस नो यूज या एनी यूज, मतलब व्यर्थ या बेकार। ध्यान ये रखिए, इसके बाद जब किसी वर्ब का प्रयोग होता है तो हमेशा V4 होता है। अगर आप ये कहते हैं कि उसके लिए घर जाना बेकार है, तो हो जाएगा इट इज नो यूज गोइंग देयर फॉर हिम। ठीक है, जैसे अब कोशिश करना बेकार है, इट इज नो यूज ट्राइंग नाउ, या इट इज नॉट एनी यूज ट्राइंग नाउ। ध्यान ये रखना है कि इफ एक्सप्रेशन यानी इट इज नो यूज या इट इज एनी यूज के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होगा तो V4 होगा, 2 प्लस V1 नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। इट इज नो यूज या इट इज नॉट एनी यूज, इसके बाद हमेशा V4 का होगा, V1 का नहीं या 2 प्लस V1 का नहीं। ध्यान रखिए। अब आइए इसके आधार पर कुछ एग्जांपल देते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। उसने सफलता के लिए कड़ी मेहनत की। यहाँ क्या है, कड़ी मेहनत की, लेकिन किस उद्देश्य से? सफलता पाने के लिए। तो यह जो है उद्देश्य बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही वर्कड हार्ड विथ ए व्यू टू अचीविंग सक्सेस। यह हम बता चुके हैं, शुरू में ही बताए थे। विथ ए व्यू टू यानी के उद्देश्य से। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि विथ ए व्यू टू के बाद हमेशा V4 का, V1 का नहीं। जैसे बोलते हैं ना इन ऑर्डर टू गो, इन ऑर्डर टू के बाद गो V1 का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर टू के बाद V4 का प्रयोग है, V1 का नहीं। विथ ए व्यू टू गोइंग, इन ऑर्डर टू गो हो सकता है मतलब जाने के उद्देश्य से, लेकिन जब हम प्रयोग करेंगे विथ ए व्यू टू तो हमेशा गोइंग होगा, गो नहीं। ये समझना, याद रखना है। एग्जाम में इसके आधार पर क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में पूछ देगा कि ही वर्कड हार्ड विथ ए व्यू टू अचीव सक्सेस। आप कहेंगे गलत है, क्योंकि विथ ए व्यू टू के बाद V4 होगा, V1 नहीं। तो यहां क्या हो जाएगा? ही वर्कड हार्ड विथ ए व्यू टू अचीविंग सक्सेस। लेकिन अगर विथ ए व्यू टू के बदले इन ऑर्डर टू का प्रयोग करेंगे तो अचीव यानी V1 हो सकता है। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं विथ ए व्यू टू, इसलिए ये याद रखिए विथ ए व्यू टू के बाद V4 का प्रयोग होगा, V1 का नहीं। दूसरा देखिए, लाल किला देखने के लिए वह दिल्ली गया। वह दिल्ली गया लेकिन किस उद्देश्य से? लाल किला को देखने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ही वेंट टू दिल्ली विथ ए व्यू टू सीइंग द रेड फोर्ट। विथ ए व्यू टू के बाद सीइंग हुआ है, सी नहीं। ठीक उसी प्रकार उसका लक्ष्य या उद्देश्य सफलता है, यानी वो किस पर एम बनाया है? सफलता पर। तो क्या होगा? ही एम एट सक्सेस। क्या हो जाएगा? ही एम्स एट सक्सेस, यानी वो सफलता को लक्ष्य बनाए हुए है। वह यूं ही भटका फिरता है। अभी हम बताए थे कि बिना उद्देश्य से एट रैंडम कुछ अगर करे उसे हम बोलते हैं यो ही, मतलब बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के। तो इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? एमलेसली भी करते हैं या एट रैंडम भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही वॉन्डर्स अबाउट विदाउट एनी एम या विदाउट एनी पर्पस, मैंने बिना किसी उद्देश्य के, या ही वॉन्डर्स अबाउट एमलेसली भी बोल सकते हैं। ठीक है, वह यूं ही गेंद मार रहा था। यूं ही मतलब यहां हो गया बिना किसी उद्देश्य का, एमलेसली। तो क्या हो जाएगा? ही इज किकिंग द बॉल एट रैंडम। ठीक है, यह सबके लिए बेकार है। इट इज नो यूज टू एनीबॉडी। यहां पर ध्यान दीजिए,
नो यूज के बाद देखिए टू, उसके बाद एनीबॉडी या मी या यू इसे हो सकता है। लेकिन अगर वर्ब का प्रयोग करना रहेगा तो हम प्रयोग करेंगे V4। जैसे कि अब मेहनत करना बेकार है, तो हो जाएगा इट इज नो यूज वर्किंग हार्ड। टू वर्क हार्ड नहीं होगा, ये याद रखिए। यानी यूज के बाद V4, राइट। गिरे हुए दूध के लिए रोना बेकार है, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। याद रखिए, क्राइंग का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, क्यों? क्योंकि क्राई क्या वर्ब है, इसलिए V4 का प्रयोग हुआ है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड मिल्क होता है गिरा हुआ दूध। क्या यह आपके लिए लाभकारी है? इज इट एनी यूज टू यू? चूंकि यू क्या प्रोनाउन है, उसके लिए हम बेकार बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर यूज के बाद टू का प्रयोग हुआ है। इज इट एनी यूज टू यू? ठीक है। अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस है जिसे आप लोगों को बनाना है।